सुनो कहानी की इस सीरीज में प्रस्तुत है हरि दिवाकर की कहानी रुपए का पेड़। रतिराम पूरा 1 साल बिताकर गांव लौटा है, पानीपत करनाल से राज मजूरी करके। ढलती उम्र और झुकी कमर से उसने बिना नागा पूरे 365 दिन ईंट गारा ढोया, तब कहीं खा पीकर जोड़ पाया 11,000 रुपये। जब जब मौका मिला अपने बुढ़ापे की सुध भुलाकर दिन के अलावा रात में जाग कर भी ओवर टाइम किया। वह पैसे कमाने के लिए आया था और ज्यों-ज्यों पैसे जमा होते गए, काम करने का हौसला भी बुलंद होता गया था। जब 1 साल पूरा हो गया तब घर परिवार की सुधि आई और उसने वापस लौटने का मन बना लिया था। 5 रुपये खर्च करके साथ ही एक फुटपाती दर्जी की चिरौरी करके उसने तोड़ा सिलवाया था। रवानगी से पहले जिस्म के नाजुक हिस्से से चिपटा कर रुपये की थैली उसने इस होशियारी से बांधी थी कि चोर गृहकट को तो जाने ही दीजिए, भविष्यवक्ता की ज्योतिष गणना भी झूठ साबित हो जाती उसके खजाने के संधान में। हाँ, दुर्भाग्यवश अमेरिका भ्रमण पर गए अपने मंत्रियों की तरह अलीफ नंगा होकर जांच के दौर से गुजरना पड़ गया होता तो कहीं उसके गुप्त खजाने का रहस्य उजागर हो सकता था। हर कोई जानता है कि महंगाई के इस दौर में 11,000 रुपये की बिसात क्या है, मगर रतिराम के लिए तो यही राशि किसी नवाब के खजाने से भी बड़ी थी। अपनी 55 साला ज़िंदगी में गिनती करना तो दूर की बात, एक साथ इतने सारे रुपए उसने अपनी आंखों से देखे भी नहीं थे। साथ में रुपए होने से भरा भरा वजनदार सा भाव अंदर कहीं दुबका था, तो छिन जाने की आशंका भी ऊपर घटाटोप छाई थी। लौटती में दूसरे दर्जे के ठसाठस भरे यात्री डब्बे में पूरे 50 घंटे की यात्रा के दरमियान खाना तो क्या, गला तर करने के लिए घूंट भर पानी भी नहीं पिया था। उसे मालूम था खाने पीने के लिए जगह से हिलना पड़ता है और यह हिलना उसके लुट जाने का कारण भी बन सकता था। पेट के अंदर अन्न पानी जाता तो उसे निकालने की भी हालत होती और इसके लिए जगह छोड़कर इधर उधर टहलना जरूरी हो जाता। क्या जाने इसी टहलने में वह अपना सब कुछ गंवा बैठे। अपनी जमा राशि गंवा बैठने की आशंका से उसने पूरी यात्रा में पल भर के लिए झपकी भी नहीं ली थी। वापसी सफ़र के दौरान ऐसे मैले कुचैले फटे चीथड़े पहन रखे थे कि कोई भी गरीब भिखमंगा समझने की भूल कर बैठे और इस बहाने वह सुरक्षित बचा रहे। वह सही सलामत घर पहुंच गया। सफ़र के दरमियान की चिंता आशंका को उसने गाड़ी से ही आगे की यात्रा के लिए रवाना कर दिया था। अब उसकी सोच में एकमात्र उसका घर परिवार था। उसने सोच रखा था कि घर पहुंचते ही रुपए की थैली निठल्ले फटीचर बेटे के मुंह पर दे मारेगा और कहेगा, ले रे निकम्मा, देख इस बूढ़ी हड्डी में भी कितना दम है, अब तो शर्म कर, तो जैसे बेटे को तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। घर तो वह पहुंच गया, मगर पहुंचते ही बौरा गया। एक क्षण को लगा कि अपने घर पहुंचने के बजाय पहचान भूल कर वह किसी और के दरवाजे पर पहुंच गया है। दरवाजे पर पांव धरते ही द्वारकापुरी से वापस लौटकर सुदामा की जो दशा सुदामापुरी को देखकर हुई थी, वह उसी देहातीत दशा को प्राप्त हो गया। उसकी डीह पर द्वारकापुरी अथवा सुदामापुरी जैसा राजमहल तो खड़ा नहीं हो गया था, मगर जो कुछ भी दिखाई दे रहा था किसी आश्चर्य से कम नहीं था। उसकी गिरती पड़ती टूटही सी झोपड़ी उसके रवाना होते समय उसकी तरह 120 अंश के कोण पर आगे को कमर झुकाकर गिरने के इंतजार में खड़ी थी और अब उसकी वापसी पर सजीली नवयुवती की तरह तरोताज़ा बनकर खड़ी थी। लिपे पुते चकाचक घर आंगन से नएपन की खुशबू आ रही थी। देखने में ही आभास दे रही थी कि कोई महल का वासिंदा भी पल भर को आकर बैठ जाए तो नाक भौं सिकोड़ने के बजाय झोपड़ी के सकून के कसीदे काढ़ने लगे। दरवाजे पर नई चमचमाती मोटरसाइकिल खड़ी थी, जिसकी सीट पर केहूने टिका कर त्रिभंगी मुद्रा धारण करता मिरर में अपनी छवि निहारता उसका निठल्ला नकारा आवारा बेटा लखीराम कान से मोबाइल फ़ोन सटाकर किसी से बातें कर रहा था। किससे क्या बातें कर रहा था यह तो उसकी समझ से परे था ही, साथ ही उसका विश्वास भी छूटता जा रहा था कि जिस युवक को वह देख रहा है सचमुच में उसी का बेटा है, या फिर यात्रा की थकान और बूढ़ी हो चली आंखों की कमजोरी के कारण सही सही पहचान में उससे कुछ भूल हुई जा रही है। लड़कपन में भले उसने लाठी के घोड़े पर सर पर दौड़ लगाई हो, मगर बड़ा होकर तो उसने कभी लोहे की दुबली घोड़ी यानी साइकिल की पीठ पर भी नहीं बैठा था और इस जन्म के लिए ऐसा कोई सपना भी पाल नहीं रखा था। विपदा की सताई जवानी में ही बूढ़ी दिखाई दे रही एक पसली की होकर रह गई। दुबली कमजोर सदा एक वस्त्रा रह रही पत्नी नई और उसके हिसाब से कीमती साड़ी ही नहीं पहन रखी थी, साड़ी के अंदर का पेटीकोट भी अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहा था। सूखी देह से लटकती झुर्रीदार चमड़ी की तरह साइज से बड़ी लोकट ब्लाउज भी झूल रही थी। सब कुछ कल्पनातीत सा था।
घर का एकमात्र कमाऊ पुरुष वह था। उसकी अनुपस्थिति में कुछ ऐसा हैरत अंगेज बदलाव आ गया था जो बिल्कुल अप्रत्याशित था। कोयला अपने परिवर्तित रूप में स्वयं यकीन नहीं कर पा रहा था कि भट्ठी में सुलगने का प्रारब्ध खोकर वह कब, क्यों और कैसे हीरा बन गया। वह सपने देख रहा था कि वास्तविक जगत में जमीन पर खड़ा था। उसने स्वयं ही स्वयं को चिकोटी काटी। चिकोटी काटने की जगह चिंचिनाहट सी हुई। उसे यकीन हो गया कि वह जो देख रहा है सपना नहीं, हकीकत है। बैठने से गंदा न हो जाए अथवा उसका बैठना घर वालों की शान के खिलाफ न चला जाए, ऐसी आशंका के बीच वह कई कुर्सियों के मौजूद होते अपने ही घर में बरामदे पर बिछी चटाई पर डरे सहमे आगंतुक सा बैठ गया। चेहरा, बाल, देह, हाथ सब धूल धूसरित था। पत्नी ने मुंह हाथ धोने का पानी रखा और नाश्ते पानी की व्यवस्था कर दी। 3 दिनों का भूखा प्यासा खाली पेट के अंदर हल्का सा कुछ लोटा भर पानी के साथ पहुंचते ही रेगिस्तानी चेहरे पर नखलिस्तानी हरियाली उगाई। बेटा लखीराम फटफटिया से बाजार का चक्कर लगाकर वापस लौट आया था। उसने डिक्की खोलकर नया धोती कुर्ता निकाला और चटाई पर जहां रतिराम बैठा था ला पटका। लीजिए, नहा धोकर पहन लीजिएगा। हाँ, नहाने से पहले नाई की दुकान पर जाकर बाल दाढ़ी भी बनवा लीजिए। बेटे का निहितार्थ था कि बाप हैं तो बाप जैसा दिखना भी होगा। कुछ समझता, कुछ समझने की कोशिश करता रतिराम बेटे का मुंह देखने लगा। बेटे के चेहरे पर लिखी इबारत स्पष्टतः बाप की औकात से बाहर की कुछ थी। लखीराम जिस तूफानी गति से आया था वह कुछ वैसी ही तेजी से पलटकर मोटरसाइकिल पर बैठकर चला गया। बेटे की गति देखते बाप के मुंह से अनायास निकला, क्या है ये? लखीराम फुर्र हो गया। बाप को हैरत में डालने के अपने अंदाज में बेटा कामयाब रहा। बाप ने फड़फड़ा कर उठ चले बेटे को उसी हैरत से देखा जिस हैरत से राइट ब्रदर्स के पिता ने गुब्बारे के सहारे पहली उड़ान भरते अपने बेटे को देखा होगा। ऋतुराज वसंत का मौसम चल रहा था। शाम को सुहाना समय, आकाश में पूर्णमासी का चांद बिहंस रहा था। आंगन के बीचों बीच गोल घेरे में सजी कुर्सियों पर परिवार की पंचायत बैठी थी। दूधिया चांदनी में नहाता हुआ खुशनुमा ठंडक के घूंट भरना स्पष्ट संकेत दे रहा था कि दुख भरे दिन बीते रे भैया। बेटा लखीराम जहां अपना विराट रूप प्रकट करने का छोर तलाश रहा था, वहीं बाप रतिराम के दिल में प्रश्नों के दुबके चूहे उत्सुकता आशंका के बीच आंख मिचौली का खेल खेल रहे थे। अपनी राय भर उपलब्धि को पहाड़ बनाकर प्रदर्शित करना और अगले ही मोड़ पर उसे भुनाने लग जाना अपनी राजनीति का चरित्र रहा है। इसका पहला पाठ तो लखीराम पढ़ ही गया था। सो उसी ने बातचीत का सिलसिला शुरू किया। पिताजी, याद है ना, घर से रवाना होते समय मैंने आपको रोका था और कहा था कुछ महीने बाद नगर निकाय का चुनाव होने वाला है। मैंने अपनी गोटी बैठा ली है। जन मजूरी करते हुए भूखमरी और नंगापन ओढ़कर जिल्लत की ज़िंदगी जीने से तो अच्छा है हाथ पैर मोड़कर आराम से घर बैठिए। बस एक बार मुझे राजनीति में अपनी किस्मत आजमा लेने दीजिए। हाँ, ऐसा ही कुछ कहा था। पिता की आवाज़ में थकान सी थी और काट खाने वाली नज़रों से घूर कर मुझे देखा था आपने और कहा था मेरी तो उसी दिन किस्मत फूट गई जब तू पैदा हुआ था। अरे हरामी, आज तक एक ढेला कमा कर तो घर नहीं ला सका और चला है राजनीति करने। रजनीति माई करे कुटान पिसान, बेटे का नाम दुर्गा दास। जा रे भागा, तोरा तो भगवान ने रखवाला है। और आप कपार पीटने लगे थे। अब काहे दोहराते हो वो सब? पिता के कथन में क्षमा याचना का भाव छिपा था। और आप देख रहे हैं, हमारे पुरखों ने सपने में भी नहीं देखा होगा, आज वह सब प्रत्यक्ष कर दिखाया मैंने। वह भी पलक झपकते बेटे ने चुटकी बजाकर अपने जादुई करिश्मे का इजहार किया। रतिराम बेटे लखीराम के मायावी इंद्रजाल में उलझकर निरुत्तर सा हो रहा था, मानो कह रहा हो मैं मूर्ख, पहचानने में भूल हुई मुझसे। अभिभूत हुए बाप की कद कतरते हुए बेटे ने अगला सवाल दागा। साल भर घर परिवार से दूर रहे, कितना कुछ कमा लाए हैं? मेहनत मजदूरी करके रतिराम ने बटुआ निकाला, आगे धरा। लो गिन लो अंदर जाकर, पूरे 11,000 हैं। ठीक से छिपा कर रख देना, ज़माना खराब है। लखीराम ने ठहाका मारकर बाप को एक और गच्चा दिया। साल भर हड्डी तोड़ने का मेहनताना कुल 11,000? इससे कई गुना अधिक तो मेरे अकाउंट में पड़ा है। कहाँ पड़ा है? बात रतिराम की समझ से बाहर चली गई थी। बैंक के खाते में। बाप द्वारा बढ़ाई गई रुपए की थैली पर ध्यान दिए बगैर लखीराम ने कहा। रतिराम के भीतर संदेह का कीड़ा कुलबुला उठा। बेटा लखीराम तो बड़बोला शुरू से ही था और अब जो बोल रहा है सच भी है कि वही पुराना टपोर संखी गप। गप भी कैसे कहा जा सकता है? जो कह रहा है प्रत्यक्ष दिखाई भी तो पड़ रहा है। तो क्या कहीं गड़ा धन मिल गया है या फिर कहीं डाका तो नहीं डाला है? संगति तो पहले से ही गलत लोगों की थी। यह दुनिया बड़ी जालिम है। उसने जहाँ तक दुनिया देखी है जोर जुलुम झूठ फरेब दगाबाजी नाइंसाफ़ी का बोलबाला ही देखा है।
सच और इंसानियत कहीं है भी तो उसी की तरह हाथ गोड़ मोड़ कर लाचार पड़ी है। जब आदमी को अपने आप पर यकीन नहीं रहा तो बेटा तो आखिर बेटा ही है। वह किसी अंतहीन सोच में डूबता चला गया। लखीराम ने पिता के भीतर चल रहे अंतर्द्वंद को पकड़ लिया। उसने कहा, पिताजी, आप जो सोच रहे हैं वैसा कुछ नहीं है। मैं कोई गलत काम नहीं करता हूँ। मैं राजनीति करता हूँ, और राजनीति भी एक प्रकार की खेती है। जमीनी खेत में फसल उगती है और राजनीति के खेत में सीधे नोट उगता है। बस थोड़ी सी समझदारी चाहिए और माल चकाचक। मैं भी तो यही कहता हूँ, जो करो अच्छा करो, जिससे लोगों का कुछ भला भी हो। फूलो फलो आगे बढ़ो, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। भीतर उगाया संदेह का अंकुर दिखाई न दे जाए, पिता ने झट उसे आशीर्वाद की मिट्टी से ढक दिया। अच्छा ही करता हूँ मैं, मेरा तो काम ही है जनता की सेवा। तुम जो कर रहे हो उसका महीना मिलता होगा। महीना तो नौकरी करने वालों को मिलता है। मैं तो सरकार हूँ, हाकिम हुक्म को चलाने वाला। तो फिर रुपयों का पेड़ मिल गया होगा। बुझौल बूझते बाप रतिराम खींच उठा था। बस बस बस, ऐसा ही समझ लीजिए आप कि मुझे एक ऐसा पेड़ मिल गया है जिसमें नोट फलते रहते हैं। जन्म से आज तक दिन रात करके खटता रहा। कहो कि खेत के ढेले में बदन घिसता रहा। घिसते घिसते सारी खाल मोटी हो गई। मुझे क्यों नहीं दिखाई दिया यह पेड़? यद्यपि रतिराम ने यह सवाल अपने लिए किया था, मगर बेटे में उत्तेजना लाने के लिए भी काफ़ी था। उत्तेजित लखीराम ने झिड़की दी, आप पेड़ गिनने के पीछे क्यों पड़े हैं? आपको फल खाना है, फल खाते जाइए। फिर आपको नहीं दिखाई दिया कोई ऐसा पेड़ तो इसमें मेरा क्या कसूर? ईश्वर की माया, कहीं धूप कहीं छाया। चलो मुझे न सही तुम्हें दिख गया। तुम्हें दिख जाना भी मुझे ही मिलना हुआ। पिता ने हार मानते हुए कहा, क्यों नहीं, आप मेरे पिता हैं तो मुझ पर पूरा हक आप ही का बनता है। वैसे भी मेरे चुने जाने में आपका सहयोग भी कुछ कम नहीं रहा है। मेरा सहयोग? मैं तो था ही नहीं। आपका मौजूद न होना ही ने तो असली गुल खिलाया। मतलब यह जो 2 महीने पहले नगर निकाय चुनाव हुआ उसमें मैंने भी अपने वार्ड से पर्ची भर दिया। मैंने खुद को एक मजूरे का बेटा कहकर मैदान में उतारा और यही बात लोगों के दिल पर असर कर गई। मैं चुनाव जीत गया। कहिए, रहा ना आपका आशीर्वाद मेरी पीठ पर? लखीराम ने मुस्कुराकर बाप को देखा। मजूरा होना भी गर्व की बात है, इसके भी फायदे हैं। वक्त पर इसे भी भुनाया जा सकता है। ये सारी बातें जानकर रतिराम घोर आश्चर्य में डूब गया था। बाढ़े पूत पिता के धर्म में जरूर उसके किसी जन्म का पुण्य होगा जो आज आकर उसके बेटे के हक में फला है। उसकी छाती गर्व से थोड़ी सी फूल उठी थी, मगर उसका माथा अब भी साफ नहीं हुआ था। उलझन अपनी जहाँ की तहाँ बरकरार थी। उसने पूछा, मगर? लखीराम ठठाकर हंसा, फिर बोला, पिताजी, अपनी म्यूनसिपलिटी में ऐसी एक खास कुर्सी है। वैसे हर म्यूनसिपलिटी में ऐसी एक खास कुर्सी होती है और उस पर बैठने वाला चेयरमैन कहलाता है। उस कुर्सी की विशेषता होती है कि उसमें जितनी अधिक टांगें होंगी कुर्सी उतनी ही स्थिर होगी, वरना हमेशा हिलती डुलती रहेगी और कभी भी धराशायी होकर गिरने का खौफ बना रहेगा। उस कुर्सी की हर एक टांग की कीमत लगती है। बस उस कुर्सी में एक टांग मैंने भी अपनी ओर से जोड़ दी, जिसकी कीमत मुझे मिली 1 लाख रुपए। अभी आप जो कुछ देख रहे हैं बस उसी एक टांग की कीमत का करिश्मा है। पहली रतिराम के पल्ले नहीं पड़ी। सुलझाने की उसने जितनी कोशिश की गुत्थी उतनी ही उलझती गई। हार कर नासमझ बुड़बक सा चेहरा बनाते हुए बोला, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आया। जाने तुम क्या क्या कह रहे हो? म्यूनसिपलिटी, चोरमैन। लखीराम ने माथा ठोंक लिया। आप तो सब किया धरा गुड़ गोबर कर दीजिएगा। अग्रवाल साहब ने सुन लिया ना तो आपका तो जो होगा सो होगा ही। मुझे भी दिन दोपहर कान पकड़कर चांद दिखा देगा और मेरा जो मजाक उड़ेगा सो अलग। अपनी बोली को सुधारिए और बोलिए म्यूनसिपलिटी, चेयरमैन। और उसने हकलाते तुतलाते बच्चों को जैसे बोलने का अभ्यास कराया जाता है बार बार बोलकर बाप को सही उच्चारण के रास्ते पर ले आया। साथ ही चेतावनी भी दी, फिर कभी भूल कर भी बिना जाने बूझे गलत सलत मत बोलिएगा। रतिराम कुछ कुछ समझने कुछ न समझने के गंगा जमुनी संगम में डुबकी लगाता किनारा पकड़ने की कोशिश कर रहा था, मगर किनारा था कि पकड़ में नहीं आ पा रहा था। लखीराम ने उसे अपना स्टेटस समझाया। देखिए पिताजी, आप अब कोई मामूली आदमी नहीं हैं। आप एक वार्ड आयुक्त के पिता हैं। सो एक वार्ड आयुक्त का पिता बन जाना आपके लिए निहायत ही ज़रूरी हो गया है। आपका पहनना, ओढ़ना, उठना, बैठना, बोलना, बतियाना सब कुछ अलग होना चाहिए। गलत सलत बोल दीजिएगा तो खुद तो हंसी का पात्र बनिएगा ही, मेरी भी मिट्टी पलीत करवाइएगा। सो बात समझ में न आए तो सबसे अच्छा है चुप मार बैठना।
समझ जाइए कि आपका नया जन्म हुआ है और इस नए जन्म में हर कुछ नया होगा। ढंग का धोती कुर्ता पहनिए और सम्मानित पंच बनकर मोहल्ले के झगड़े सुलझाइए। बाकी घर परिवार सहित बाहर की सारी जिम्मेदारी मेरी। ठीक है बेटा, अब मेरा क्या, जैसा कहोगे वैसा ही करूँगा। बेटे द्वारा वर्णित विशाल कद की छाया में बाप बौना पड़ गया था। आपसे यही उम्मीद है मुझे। बाप को बेटे के लायक बाप बनने का पाठ पढ़ाकर लखीराम ने आगे कहा, इतने भर से यह मत समझ लीजिए कि हम मक्का पहुंच गए। अभी मुझे और बहुत कुछ करना है। बस आप देखते चलिए आगे आगे होता है क्या। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी और भी कहानियाँ आपको सुनने को मिलती रहें।